अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स कहो या फिर बायंसी फोर्स कहो या फोर्स ऑफ बायंसी कहो, सब एक ही के नाम है। ठीक है, इसको आप रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या कीजिए, एक मग लीजिए ना जो नहाने के लिए यूज किया जाता है, और उसको क्या कीजिए, बाल्टी में उल्टा करके आप उसको डुबोइए, तो जैसे अंदर अंदर जाएगा वैसे वैसे आपको फील होगा एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को आप नाम देते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स करते हुए। जैसे वो मग को छोड़ोगे तो वो मग ऊपर उछलेगा, वो किस फोर्स की वजह से उछल रहा है, इस बायंट फोर्स की वजह से उछल रहा है। तो इसको मैं कैसे समझा रहा हूं, सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है ना, ये बॉडी सॉलिड बॉडी हमने बोल दिया, इस बॉडी का मास m है, तो जब ये पानी में नहीं इमर्स्ड है ना, जब ये पानी में नहीं है, उस केस में इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी का फोर्स आप क्या लिख सकते हो, mg करके। m हो गया इस बॉडी का मास और g है इसका, लेट से क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस बॉडी की जो डेंसिटी है, ये सॉलिड बॉडी की डेंसिटी, इसको लिख दिया रो एस, और इस सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम जो है वो लेट से लिख दिया वीएस। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी, मतलब इसका जो वेट निकल के आएगा वो हो जाएगा रो एस वी एस इंटू जी करते हुए। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही ना, अभी तक तो ये पानी में इमर्स्ड नहीं है बॉडी, जैसे ये बॉडी पानी में इमर्स्ड होगा, सॉलिड बॉडी है, तो जैसे ये पानी में जाएगा ये बॉडी, तो ये क्या करेगा, ये पानी, यहाँ पे जो पानी पड़ा हुआ था उस पानी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा ना। तो ये जो पानी को डिस्प्लेस किया, तो पानी जब था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पानी का वेट नीचे लग रहा था वो तो अब हट गया, तो हट गया मतलब हम क्या करेंगे, पानी अब इस, है ना, ये जो मास डिस्प्लेस हुआ है वाटर का, उसके करस्पॉन्डिंग ये पानी इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक धक्का लगाएगा, उसी फोर्स को आप अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट क्यों, समझ आया, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, या फिर आप कह सकते हो बायंट फोर्स कहते हैं ना। अगर यहाँ पे अभी तो ये वाटर नहीं, वाटर यहीं पे था, है ना, तो जब वाटर यहीं पे था तो ये वाटर अपना mg तो लगा रहा था, पर जैसे वाटर हट गया, मतलब उस वाटर के कारण ना, डिस्प्लेस्ड वाटर के कारण क्या लग रहा होगा, ये वाटर इस, है ना, ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगा रहा होगा, और वो बायंट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ये कितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो इतना जो लिक्विड का वेट है इस बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेस किया। अब वेट का मतलब क्या होता है, mg, है ना, और m यहाँ किसका मास लिया जाए, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा, तो यहाँ लिक्विड जो mg का था लिक्विड के कारण, तो लिक्विड का डेंसिटी यूज होंगे। अब यहाँ पे जितना वॉल्यूम इसमें सबमर्ज्ड हुआ होगा, लेट्स से Vd वॉल्यूम सबमर्ज्ड हुआ, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू क्या बोल सकते हो, g करते हुए ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं mg जो लग रहा था ग्रेविटी फोर्स, वो तो उतना ही लगेगा, है ना, दैट इज इक्वल टू रो एस इंटू वी एस इंटू जी। पर ये जो बायंट फोर्स है वो कितना लगेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे आपका कितना वॉल्यूम अंदर सबमर्ज हुआ है। यहाँ पे अभी पूरा वॉल्यूम सबमर्ज नहीं हुआ, तो Vd की वैल्यू Vs के बराबर नहीं है। एंड नेक्स्ट चीज, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी होगी, क्योंकि लिक्विड का वेट लग रहा था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। ये बायंट फोर्स और कुछ नहीं होता है, ये एक जो डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड उसका वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ, मैं बोल सकता हूं दिस इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो md जो है वो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया, और vd जो है मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया, कितना वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्लेस होने गया। तो ये है मेरा, है ना, बायंट फोर्स करके। अब जब ये बॉडी पूरी की पूरी अंदर डूब गई, है ना, अंदर सबमर्ज्ड हो गई, तो क्या किया, इस बॉडी ने पूरा का पूरा जो है वाटर वहां पे जो था उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बॉडी का वेट mg जो लग रहा था वो तो लगेगा ही, दैट इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, रो एस वी एस इंटू, मैं बोल सकता हूं g। अब जब ये बॉडी पूरी की पूरी अंदर सबमर्ज होने चली गई है मेरी, तो उस केस में ना जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो इस बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज Vs,
और यहाँ पे आप बोल सकते हो इस केस में जो बायंट फोर्स में हम लिखने जाएंगे उसमें बस ये जो Vd है, Vd की जगह Vs आ जाएगा। तो ρl लिक्विड के कारण लग रहा है तो लिक्विड की डेंसिटी यूज की जा रही है इनटू Vs इनटू G करके लिखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बायंट फोर्स कब लगता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्टली और कंप्लीटली, तभी बायंट फोर्स रोल में आता है। जब बॉडी इमर्स्ड ही नहीं है इस लिक्विड के अंदर, उस केस में कोई बायंट फोर्स नहीं लगता, ठीक है। ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। वो क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे इस लिक्विड ने ना, यहाँ पे जो लिक्विड था वो डिस्प्लेस हो गया। अगर आप मग को लेट से थोड़ा टिल्टेड करके अगर अंदर डुबोते हो तो उस टाइम पे तो वो जो लिक्विड होगा उस मग के अंदर आ गया, हॉलो है मग तो अंदर आ गया, तो उसमें तो डिस्प्लेस हुआ नहीं, तो उसमें बायंट फोर्स नहीं लगेगा। पर जब एकदम उल्टा करके जैसे आप रखते हो तो अंदर वाटर भी नहीं गया है, तब तक उस पे क्या लगेगा? बायंट फोर्स लगेगा। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये बायंट फोर्स जो लग रहा है वो तभी लग रहा है जब बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, और कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा तो ρl इंटू VSG, या फिर पार्टली सबमर्ज्ड। अगर सबमर्ज नहीं हुआ है बॉडी इस लिक्विड के अंदर तो बायंट फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये है मेरा बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में डिस्कशन। और यहाँ पे जैसे हम एक और पॉइंट यहाँ पे बोले, जैसे जहाँ पे आपका वेट mg लगता है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस mg फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके कहते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम है। वैसे ही जिस पॉइंट पे बायंट फोर्स लगता है वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी ना, उसे उस पॉइंट को जहां पे ये बायंट फोर्स लगेगा वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ बायंसी। अब इसको हम क्यों अभी देखें, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है मेरा बायंट फोर्स पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड wholly or partially in a fluid, it loses its weight which is equal to weight of the fluid displaced by the body। तो यहाँ पे बोला गया जब एक बॉडी को wholly या partially immerse करते हो एक लिक्विड में तो वो वेट लूज करता है, जो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो इसको मैंने अभी दिखाया था, जैसे अगर ये कोई मेरी बॉडी है तो इस बॉडी का वेट होगा कुछ विच इज इक्वल टू mg, और ये mg की वैल्यू लिख सकते हैं ρs VSG। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं अभी तो ये वेट जो बॉडी है अंदर लेट्स से इमर्स्ड नहीं है तो इसमें कोई बाइंड फोर्स नहीं लगेगा। तो लेट्स से यहाँ पे आपका इस बॉडी का वेट है 100 न्यूटन, एक अजम्पशन कर लेते हैं। अब जैसे ही ये बॉडी अंदर इमर्स्ड होगा ना, यहाँ पे पार्शियली इमर्स्ड हुआ है, और पार्शियली जैसे इमर्स्ड होगा तो इस बॉडी पे ऊपर की तरफ क्या लगने लगेगा? एक बायंट फोर्स। वो बायंट फोर्स कितना है? ρl इंटू VD इंटू G करते हुए, और यहाँ पे इस बॉडी का जो वेट होगा वो वेट कितना होगा? इज इक्वल टू ρs इंटू VS इंटू G। अब ये बॉडी पूरी इमर्स्ड नहीं हुई है तो वॉल्यूम जो यहाँ पे लेना है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा इसका वेट है ट्रू वेट ही है, यहाँ पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ट्रू वेट किसके बराबर है? इज इक्वल टू ρs इंटू VS इंटू G। पर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ट्रू वेट अगर बात की जाए है ना, ट्रू वेट तो ये है, पर जब आप मेजर करोगे तो उसमें ये जो बायंट फोर्स होगा वो इसके वेट को कुछ कम कर देगा। तो यहाँ पे अपेरेंट वेट की बात की जाए विच विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस बायंट फोर्स, ये मेरा निकल के आएगा इज इक्वल टू ρs इंटू VS इंटू G माइनस यहाँ पे आप बोल सकते हो ρl इंटू VD इंटू G करते हुए। अब यहाँ पे यही बोला गया है जब इसे इमर्स किया गया तो ये बॉडी लूज करेगा वेट। कितना वेट लूज किया है ना? जितना बायंट फोर्स लगा। लेट्स से यहाँ पे अगर इसका 100 न्यूटन है तो यहाँ पे अगर ये 20 न्यूटन हो गया तो अब इसका पेरेंट वेट हो गया 80 न्यूटन। तो इसने कितना वेट लूज किया बोला जाए तो यहाँ पे वेट लॉस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब इसका वेट दिखेगा अगर आप वेइंग बैलेंस में मेजर करते हैं तो 80 न्यूटन। इसीलिए जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा लाइट फील होता है ना, हमें लगता है कि हम हल्के हैं,
क्यों? क्योंकि इस बाइंड फोर्स लगने की वजह से। अब जब ये बॉडी पूरी की पूरी इमर्स्ड हो जाएगी, अब पूरी की पूरी इमर्स्ड भी दो तरीके से इमर्स हो सकती है। एक तो जस्ट अंदर जाके इमर्स्ड हो जाए ना, जस्ट अंदर जाके फ्लोट करते हुए इमर्स्ड हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसका जो वेट mg जो है विच इज इक्वल टू रो एस इंटू वी एस जी, है ना, यहाँ पे ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू रो एल इंटू यहाँ पे वीडी जो बन के आया, वीडी हो गया मेरा बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम वी एस, तो वी एस इंटू जी करके। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो ये जो ऊपर वाला बाइंड फोर्स है ये भी बढ़ जाएगा, तो लेट्स से ये हो गया आपका 40 न्यूटन और ये तो आपका 100 न्यूटन का 100 न्यूटन ही लग रहा है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं जो अपैरेंट वेट यहाँ पे निकल के आएगा मेरा ना, यहाँ पे जो अपैरेंट वेट कहा जाएगा, ये अपैरेंट वेट कितना आएगा, फिर से W माइनस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू W कितना हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आप बोल सकते हो रो एस इंटू वी एस जी माइनस यहाँ पे हो गया बाइंड फोर्स रो एल इंटू वी एस जी ना। तो कितना यहाँ वेट लूज किया अकॉर्डिंग टू दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वही बाइंड फोर्स के बराबर। अब यहाँ पे हम ये बोलते कि इस केस में अगर ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, मतलब बॉडी की जो डेंसिटी है वो इस लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम है ना। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो लिक्विड की डेंसिटी इस सॉलिड बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, तब ये सिचुएशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये बॉडी पूरा का पूरा सिंक कर जाए, नीचे चला जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिर से यहाँ पे वेट जो mg लग रहा था रो एस वी एस जी और जो बाइंड फोर्स अब पूरा अंदर सबमर्ज्ड हो गया, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस तो वी एस ही होगा, तो इस केस में बाइंड फोर्स सेम रहेगा, दैट इज रो एल इंटू वी एस जी। पर यहाँ केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा है। तो जब ये सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी, मतलब बॉडी क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और इन दोनों केसेस में हम बोल सकते हैं बॉडी क्या कर रहा है, मेरा फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे भी बॉडी फ्लोट कर रहा है और इस केस में भी बॉडी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है हवा में ना। यहाँ पे लेट से फ्लोट कर रहा है, तो ये भी आपका फ्लोट वाला सिचुएशन हो गया। तो यहाँ पे भी आपका कंडीशन यही है, दैट इज रो एल इज ग्रेटर देन, या फिर आप बोल सकते हो इज इक्वल टू रो एस के बराबर, है ना। अगर हम बोल दें यहाँ पे रो एल और रो एस बराबर है, मतलब 100 न्यूटन और 100 न्यूटन, हाँ, दोनों बराबर हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। पर यहाँ पे अगर ये 100 न्यूटन है, ऊपर लेट से 60 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी नीचे सिंक करते आएगा। तो यहाँ से एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करने जाएंगे, जिसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ आया ना। यहाँ पे हमने बस क्या करना है, यहाँ पे ये बोला गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जब बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है या पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, तो बॉडी अपना वेट लूज करता है, और वो वेट लॉस किसके बराबर होता है, बायंट फोर्स के बराबर होता है ना। मतलब यहाँ पे इन दोनों केसेस में ना, इसमें और इसमें रो एल इंटू वी एस जी, इतना ही वेट वो लूज कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू अपथ्रस्ट बाइंड फोर्स करते हुए। तो ये है मेरा लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे। तो फ्लोट होने की हमने दो कंडीशन देखी थी, है ना, या तो बॉडी पार्शियली इमर्स्ड होके फ्लोट करे, या फिर आपकी कंप्लीटली अंदर ना सबमर्ज्ड होके लेट्स से इस केस में फ्लोट करे। अगर यहाँ पे हम सिंक की बात ही नहीं कर रहे, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है मतलब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना अंदर डिस्प्लेस्ड होगा ये हमें डिस्कस करना है। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा उसकी बात हो रही है। तो फ्लोटेशन का लॉ कहता है कि ये वेट को कौन बैलेंस कर जाए, ऊपर का अपथ्रस्ट बायंसी। कभी भी क्वेश्चन आए इस पे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जिसको हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इस वेट को इस बाइंड फोर्स के बराबर करना है। तो यहाँ पे हो गया रो एस इंटू वी एस जी, और ये हो गया मेरा रो एल इंटू वी डी जी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू रो एस इंटू वी एस जी, एंड बाइंड फोर्स बन के आ गया मेरा इज इक्वल टू रो एल इंटू वी डी जी। अब जी से जी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, इज इक्वल टू रो एस बाय रो एल इंटू वी एस करते हुए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस केस में, है ना, या तो ये पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगा या फिर बाहर रहेगा। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो जो VD होगा या तो वो VS से कम होगा या VS से क्या होगा, है ना,
बराबर होगा। इस केस में वो बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो वेट है वो है ना, फ्लोटिंग की बात हो रही है, तो रो एस इंटू वी एस जी को कौन बैलेंस करेगा, इज इक्वल टू बायएंड फोर्स दैट इज रो एल इंटू, जब पूरा सबमर्ज्ड हो गया तो वी एस जी, इन दोनों को बराबर करने का मतलब रो एल रो एस के बराबर। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्लोटेशन का कंडीशन ही क्या है, तो वी डी जो है मेरा वो है रो एस बाय रो एल इंटू वी एस, तो वी एस से वी एस कैंसिल हुआ, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अगर बॉडी को फ्लोट करना है, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में होने का मतलब डेंसिटी जो है लिक्विड की वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड से क्या हो जाए, बराबर या बड़ी। जैसे इसमें मैं बोलूं तो इस केस में आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, और इस केस में मैं बोलूं तो इस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से बड़ा हो जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड बड़ा हो जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो फ्लोटेशन की बात ही नहीं रही, उस केस में बॉडी क्या कर जाएगा, मेरा सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया मतलब बॉडी विल कंप्लीटली सबमर्ज, है ना, जस्ट उसका सरफेस से थोड़ा सा नीचे होगा। और इस केस में बोला जाए यहाँ पे बॉडी पार्टली अंदर जाएगा, है ना, और ये कितना अंदर जाएगा, ये आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा सिंपल इस फॉर्मूला का यूज करके। डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता होगा, लिक्विड पता होगा, ये फ्लोटेशन की बात हो रही है, जब फ्लोट करेगा। तो ये सब आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन आएगा वेट को बैलेंस कर दो बायएंड के बराबर, आंसर होगा। पॉइंट है, पॉइंट थ्रू विच upward thrust of buoyant force acts when body is immersed in liquid is called center of buoyancy। मतलब हमने बोला जब बॉडी को आपने इमर्स किया एक लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे बायएंट फोर्स लगेगा वो पॉइंट आपका कहलाता है सेंटर ऑफ बायएंसी ना, या फिर लाइन ऑफ अपथ्रस्ट कह सकते हैं। ये हमेशा बायएंट फोर्स ऊपर लगता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बायएंट फोर्स हमेशा लिक्विड में ऊपर की तरफ लगता है। दिस विल कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ सॉलिड बॉडी इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब पर यूनिट, है ना, लेट्स से वॉल्यूम या लेंथ सेम मास है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ बायएंसी और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पे वेट mg लगे तो वो पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, और वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास से भी कोइंसाइड कर जाएगा अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म हुई तो यहाँ पे बोला गया अगर बॉडी होमोजीनियस है तो सेंटर ऑफ बायएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर जाएगा। इफ बॉडी इज नॉट होमोजीनियस देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे नॉट लाई ऑन द लाइन ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट एंड हेंस देयर मे बी अ टॉर्क दैट कॉजेस रोटेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पे बोला गया है अगर होमोजीनियस बॉडी नहीं होती है, जैसे यहाँ पे अगर देखूं तो नीचे ज्यादा वेट है ऊपर कम वेट है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ बायएंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेगा। लेट्स से सेंटर ऑफ जो बायएंसी ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे मेरा ना mg वेट जो लग रहा है वो अगर नीचे होगा ना, अब ये नहीं पता हमें कि ये ऊपर होगा कौन नीचे होगा, वो आप देख के बता सकते हैं ना, प्रैक्टिकली देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये बॉडी अगर हेट्रोजीनियस बॉडी हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम सेम मास नहीं है थ्रू आउट द बॉडी, तो उस केस में सेंटर ऑफ बायएंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करे, ये जरूरी नहीं है, नहीं करेगा कोइंसाइड। और जब ये कोइंसाइड नहीं करेगा तो उस केस में हेंस देयर मे बी अ टॉर्क दैट कॉजेस रोटेशन इन द बॉडी। तो ये सिचुएशन हो सकता है कि लेट्स से सेंटर ऑफ बायएंसी यहाँ पे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे ना, तो ये दोनों पॉइंट एक कोइंसाइड नहीं कर रहे, सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे, तो इस केस में बॉडी क्या कर सकता है, मेरा रोटेट कर सकता है। लेट्स से सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसको हम अलग अलग केसेस में अभी डिस्कस करने जाएंगे। अब लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायएंसी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे हमने देखा इस केस में सेंटर ऑफ बायएंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी हो गया क्योंकि ये, है ना, आपका फ्लोटिंग कर रहा है, और एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क इनका जीरो हो गया, क्योंकि इस
लाइन से दोनों फोर्सेस पास कर रहे हैं तो उसका टॉर्क 0। अगर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी अगर कोइंसाइड नहीं करते, है ना, सेम स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं करते, तो उस केस में उस पर टॉर्क लगता जिसके कारण वो बॉडी रोटेट करता। कैसे रोटेट करेगा उसके हम केसेस पे बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ बायंसी ना, दैट इज लाइन ऑफ अपथ्रस्ट। अगर कोइंसाइड नहीं करता, दो सिचुएशन हो सकता है, देन टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो इस केस में टॉर्क लग रहा है, दिस टॉर्क कॉजेज रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो बॉडी को रोटेट करेगा। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ना एक और पॉसिबिलिटी मैं दिखाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा, अगर लेट से ग्रेविटी mg यहां लगता और बायंसी यहां लगता, तो इस केस में, है ना, कोइंसाइड नहीं कर रहे और सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इस केस में बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करता। तो ये पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है। तो ये है मेरा कुछ पॉइंट्स सेंटर ऑफ बायंसी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हम 3 सिचुएशंस देखे थे जिसमें हम फ्लोटेशन की बात करना चाहते हैं। तो फ्लोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम करते हैं हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले फ्लोट की बात कर रहा हूं। तो फ्लोट या तो बॉडी फुल, है ना, सबमर्ज्ड हो, जैसे इस केस में कंप्लीट अंदर सबमर्ज्ड हो जाए, है ना, और लिक्विड के जस्ट सरफेस पे रहे, या फिर आपका पार्शियली सबमर्ज्ड हो। तो कंडीशन क्या है इन दोनों केसेस में? यहाँ पे दोनों केसेस में हमने देखा कि इन दोनों केसेस में जो वेट होना चाहिए वो बैलेंस करना चाहिए बायंट फोर्स को। यहाँ पे भी जो वेट होना चाहिए वो बैलेंस करना चाहिए मेरा बायंट फोर्स को। और ये कब पॉसिबल होगा? तो इसके लिए हमने बोला जब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। और इस केस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दैट इज लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों जो केसेस बने हुए हैं, ये दोनों केसेस मेरे फ्लोटिंग के बने हुए हैं ना, फ्लोट, ये दोनों जो बॉडीज है आपकी फ्लोट कर रही है। पर अगर आपका तीसरा केस जिसमें हम बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से बड़ी हो गई, तो उस केस में बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, उस केस में बॉडी अंदर पूरी की पूरी सिंक कर जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वेट होगा उसको बायंट फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस केस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है। तो यहाँ पे रो एस वी एस जी, और यहाँ पे बना हुआ है रो एल इंटू क्या बोल सकता हूं, आपका ये बना हुआ है VSG, जब कंप्लीट सबमर्ज्ड हो गया। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन दोनों केसेस में ना फ्लोटिंग की बात हो रही है, तो दोनों केसेस में वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? बायंट फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं अपेरेंट वेट की बात करूं, इस केस में अपेरेंट वेट हमारा क्या होता? अपेरेंट वेट होता W माइनस FB। पर क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों केसेस में ही आपका अपेरेंट वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये अपेरेंट वेट 0, क्योंकि W FB के बराबर आ गया। पर इस केस में बोला जाए तो इस केस में आपका अपेरेंट वेट जो होगा, क्योंकि बॉडी सिंक कर गई, तो यहाँ पे अपेरेंट वेट नॉन जीरो और W क्योंकि FB से बड़ा है। यहाँ पे लेट से W है 100, तो यहाँ पे FB है लेट से 40 ना, जबकि यहाँ पे ये दोनों 100 बना हुआ है, और यहाँ पे भी आपका लेट से 100 बना हुआ है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस केस में तो अपेरेंट वेट 0, वेइंग मशीन लोगे तो वो आपको 0 रीडिंग शो करेगा, पर इस केस में नॉन जीरो आएगा, और वो वैल्यू हो जाएगा आपका रो एस वी एस माइनस रो एल इंटू वी एस इंटू, यहाँ से आप बोल सकते हो G। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं जो अपेरेंट वेट जब इक्विलिब्रियम है, तो ये आपका फ्लोटिंग में है ना, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में ये जो अपेरेंट वेट आया वो G पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब आप चाहे इसको किसी भी, है ना, प्लैनेट पे ले जाइए, अपेरेंट वेट दोनों 0 ही रहेगा। भले ही प्लैनेट चेंज होगा तो वेट और बायंट फोर्स दोनों चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपके G पे डिपेंड करते हैं। ये जो वेट होता है दिस इज रो एस वी एस जी करते हुए, और ये जो बायंट फोर्स होता है ये बायंट फोर्स होता है मेरा रो एल इंटू वी डी जी करते हुए। तो दोनों G पे डिपेंड करता है, पर जो अपेरेंट वेट है वो G के इंडिपेंडेंट है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना, इन केस ऑफ फ्लोटेशन आप बोल सकते हो कि
ये रहा, और कितना वॉल्यूम है ना डिस्प्लेस्ड होगा इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, वेट को बैलेंस कीजिए बाइंड फोर्स से, दैट इज वेट है आपका रो एस वी एस जी इज इक्वल टू रो एल वी डी जी। जी से जी कैंसिल हुआ तो कितना वेट वॉल्यूम अंदर सबमर्ज्ड होगा उसको निकालना है। दिस इज रो एस बाय रो एल इंटू वी एस, इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड को भी निकाला जा सकता है। तो ये है मेरा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम फ्लूइड में, जैसे पिछले में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो किया था तो बॉडी को ट्रांसलेट कराया था वेट बायनेंसी बराबर करते हुए। अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या करना है, नेट टॉर्क को जीरो करने की बात हो रही है। तो यहाँ बोला है व्हेन अ फ्लोटिंग बॉडी इज स्लाइटली टाइड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ना COB शिफ्ट। तो अगर इसको थोड़ा सा हमने शिफ्ट किया, लेट्स से अगर डिस्प्लेस किया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा, जो मेरा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बना हुआ था जिसमें दोनों बराबर थे, तो यहाँ पे बोला गया है जो सेंटर ऑफ बायंसी होगा वो पॉइंट हल्का सा शिफ्ट हो सकता है। जो पहले यहाँ पे बी था अब वो बायंसी जो फोर्स लग रहा है हल्का सा शिफ्ट हो गया। वैसे यहाँ पे भी बोल रहा हूँ ये जो था अगर हल्का सा शिफ्ट हो गया तो उस केस में है ना क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हम बात करने जा रहे हैं। तो लिखा है वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू न्यू COB डैश है ना, COB दैट इज B डैश एंड इनिशियल वर्टिकल लाइन मीट एट अ पॉइंट M कॉल्ड द मेटा सेंटर। तो ये जो लाइन है और जो पहले वाली लाइन जो थी वो जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो आपका मेटा सेंटर करके बना हुआ है। जब आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया तो ये आपका मेटा सेंटर M से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इफ मेटा सेंटर M इज अबव COG, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर ऊपर हो जाए मेटा सेंटर, द कपल ड्यू टू फोर्सेज एट G, तो इस G पे कौन सा फोर्स लगेगा आपका ग्रेविटी, और इस B डैश पे कौन सा फोर्स लगेगा बायएंड फोर्स। ये इस मेटा सेंटर के अबाउट इस बॉडी को कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट, मतलब हल्का सा आप डिस्प्लेस करोगे तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो वेट ऑफ द बॉडी W एंड अपथ्रस्ट एट B डैश टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी बैक। तो जैसे आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये जो बायएंड फोर्स का टॉर्क और वेट का टॉर्क अबाउट दिस मेटा सेंटर वो इसको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करेगा बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो द मेटा सेंटर मस्ट ऑलवेज बी हायर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो अगर रोटेटरी इक्विलिब्रियम रखने के लिए ये जो मेटा सेंटर होना चाहिए ये इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर ये लेट्स से नीचे हो जाता है ना मेटा सेंटर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो अगर आप हल्का सा डिस्प्लेस करते हो इसके ओरिजिनल पोजीशन से, जैसे यहाँ हल्का सा आगे डिस्प्लेस किया तो वापस से बॉडी इस पोजीशन पे आ गया, पर इस केस में क्या होगा हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो इसका जो वेट का टॉर्क होगा और बायएंड फोर्स का टॉर्क होगा इस मेटा सेंटर पॉइंट के अबाउट कैसा टॉर्क आएगा आपका क्लॉकवाइज टॉर्क। तो बॉडी ऐसे रखी होगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके बारे में अभी हम लिखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। तीसरे केस में आते हैं जब आपका मेटा सेंटर ग्रेविटी से क्या आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ जाए। उस केस में अगर बॉडी को आप स्लाइटली टिल्ट करोगे तो बॉडी अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम मूव करेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था। अगर ये मेटा सेंटर आपका ग्रेविटी से ऊपर होता है तो हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो वापस बॉडी बैक टू इक्विलिब्रियम आएगा, पर यहाँ पे बॉडी बैक टू इक्विलिब्रियम ना आके अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जाएगा अगर मेटा सेंटर ग्रेविटी COG से नीचे लाई करता है। तो यहाँ बोला है इफ मेटा सेंटर गोज बिलो COG, यहाँ दिख रहा है मेटा सेंटर COG से नीचे गया, द कपल ड्यू टू फोर्सेस एट G एंड B डैश। तो इस G पे जो वेट और B डैश पे बायएंड फोर्स इसका जो कपल होगा टेंड्स टू टॉपल द फ्लोटिंग बॉडी, ये इस बॉडी को टॉपल करेगा बैक टू इक्विलिब्रियम ना लाके, वो इसको ना इसमें ऐसा सीधा यहाँ पे ये बॉडी कुछ इस तरह से हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सो वुडन लॉग कैन नॉट बी मेड टू फ्लोट वर्टिकल इन वाटर। एक वुडन लॉग को ना आप इस तरह से वर्टिकल नहीं रख सकते है ना, कैन नॉट बी मेड टू फ्लोट वर्टिकल इन वाटर, इस तरह से हम वर्टिकली फ्लोट नहीं करा सकते। रीजन यही है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेटा सेंटर से ऊपर है, तो वो हल्का सा डिस्प्लेस होने पे वो कुछ इस तरह से आपका फ्लोट करके जाएगा। अब यहाँ लिखा है सिमिलर वे में, और अ बोट इज लाइकली टू कैप्साइज इफ द सिटिंग पैसेंजर स्टैंड ऑन इट, COG बिकम्स हायर देन MG मेटा सेंटर। तो अगर पैसेंजर एक
बोट पे खड़े हो जाएं तो उस केस में आपका ग्रेविटी जो COG है वो हल्का सा आगे चल जाएगा और ये बोट जो हो जाएगी टॉपल हो जाएगी। सो बॉडी विल टॉपल इफ स्लाइटली टिल्टेड, अगर हल्का सा टिल्ट हो जाए तो उस केस में बॉडी क्या कर सकती है मेरी, टॉपल कर सकती है। तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए रोटेटरी इक्विलिब्रियम पे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीन